Good afternoon, students. So, today I will be teaching you the contemporary Indian education society, gender and society. And the subject code is 102. So, this is for B.Ed first year of WES. सो इससे पहले जो हमारे हो चुके हैं आज इसमें हम शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी कर दूंगी तो आपको भी समझने में मुश्किल हो जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर वो एक टाइम के बाद बोर होने लगता है कि इतना डिटेल नहीं चाहिए। तो मैं ऊपर ऊपर से जो सब पॉइंट्स है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप बस वो सब पॉइंट्स आप एक बार समझ गए सो दैट विल बी मोर इजी टू राइट इन योर एग्ज़ाम बिकॉज हमें ये मतलब 101 भी काफ़ी इजी है, 102 भी बहुत इजी है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और समझने के अकॉर्डिंग एक बार आप समझ गए तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि बस हमें पॉइंट इलैबोरेट करना है। इलैबोरेट आप जितना कर सकते हो करो, ओके। और इन दोनों सब्जेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट और अगर हिंदी में बोलूँ तो खासियत ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है। हमारे जो एनवायरनमेंट है और हमारी जो सराउंडिंग है उससे बहुत रिलेटेबल है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी एग्ज़ाम में अटक रहे हो तो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है तो जस्ट उसको उसी तरीके से फिर आप यूज़ कर लो, ओके। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और हम प्रोसीड करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ एजुकेशन बताना है आपको आंसर में, और एम क्या है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन का, ओके। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो एजुकेशन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें क्या क्या मिलता है। हमें नॉलेज मिलता है, हमें नई स्किल सीखने मिलती है, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स to the various means such as formal schooling, informal learning, life experience। ये सब चीज़ें हमें समझ में आती है। हमारे कल्चरल को, सोशल चीज़ों को, इमोशनली, ये सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना एंड उसके बारे में डीप जानने की समझ में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लाइक आप कोई भी रिलीजन के हो, यू अंडरस्टैंड अबाउट योर रिलीजन, बट अगर एजुकेशन रहेगा तो आप दूसरे रिलीजन के बारे में भी जान पाओगे, राइट। उसमें क्या होता है, दिवाली में क्या होता है, क्रिसमस में क्या होता है, फिर पोंगल में क्या होता है, ईद में क्या होता है। एक एग्जाम्पल है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके पास एजुकेशन है इट मीन्स आप इतने एलिजिबल है कि एक बार आप गो थ्रू करेंगे सो यू विल गेट दैट नॉलेज ऑल्सो। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट हम जाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन किधर होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं जहाँ पे हमें एकदम ऑफिशियली डिग्रीज एंड ऑल सब मिल जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, ओके। इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस होता है मीडिया थ्रू। मीडिया से मतलब है हमारा मीडिया लाइक इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। यूट्यूब बहुत सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। ये सारी चीज़ें, लोगों से इंटरेक्शन हो गया, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना हो गया, तो दीज आर इनफॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या जैसे कि कोई सोसाइटी में प्रोग्राम हो गया या फिर हम कहीं पे देख रहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज़ सेटअप की है, स्कूल ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए या कमिटी मेंबर्स ने सोसाइटी के कुछ अरेंज कराया, कोई वर्कशॉप हो गया, डिपेंड्स चाइल्ड एजुकेशन पे, हेल्थ पे है। समटाइम जैसे बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी सोसाइटी ये सारी चीज़ें कराती है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमें यहाँ से भी मिलता है, राइट। उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एम क्या है उसका। जैसे कि हम अगर नेशनल चीज़ें सीखते हैं इंडिया
फॉर एग्जांपल इंडिया का ले रही हूँ, बिकॉज एज वी आर इंडियन तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेंगे। नेशनल एंथम के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारी, तो ये सारी चीज़ें। और ये सब पढ़ने का मकसद क्या है? बहुत बार हम जब व्हेन वी गो इन जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज, दैट टाइम वी से लाइक अरे इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं था, क्यों पढ़ाया गया हमें, ऐसा बोला जाता है। बट अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कौन थे, हमारी हमारी कंट्री ने क्या किया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन, ये चीज़ें जब हमें समझना है तो वो कैसे समझेंगे हम? तो एजुकेशन के थ्रू समझेंगे, राइट। तो ये जो नेशनल चीज़ों के बारे में जो बताई जाती है, ये क्यों बताई जाती है? कि ये जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट। ये उनको पता होना चाहिए बस, और वो चीज़ प्रमोट होती है कि यस, एंड वी कैन से दैट टाइम लाइक यस वी आर प्राउडली वी कैन से दैट वी आर इंडियन, राइट। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट क्या रहता है? एजुकेशन है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, चाहे आप डॉक्टर बन सकते हो, स्किल वाइज हम जब बोला जाए, डॉक्टर्स प्रोफेशनल में आते हैं, टीचर्स प्रोफेशनल्स में आते हैं, राइट। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्ट्स में आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें कि आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, स्कूल टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, या फिर लॉयर बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड ऑन कि आप क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में आ जाती है, जिससे जो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ें करो, आप कहीं ना कहीं सेक्टर्स में चले जाते हो, फिर उससे रिलेटेबल चीज़ें हमें ऐड करते जाना कि क्या नेशन को क्या कंट्रीब्यूट है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वोकेशनल एजुकेशन कैसे मिलता है फिर लोगों को। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग विच इज़ कंडक्टेड फॉर अ पीपल who require certain things। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है समर वेकेशन में, जब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, और वो जो 1 महीने का पीरियड रहता एक, उसमें हमारी ट्रेनिंग्स होती है, या फिर साल के बीच में भी एज़ पर NEP गवर्नमेंट हमारी ट्रेनिंग कुछ न कुछ रखती रहती। जैसे कि रिसेंटली भी कुछ लॉज चेंज हो रहे हैं स्टेट बोर्ड के, जिसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग हुई। तो वो ट्रेनिंग रखी क्यों जाती है? कि एक नई चीज़ जो डिज़ाइन की गई है एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए, अभी उसको इम्प्लीमेंट करने कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पता रहेगा ना। हर स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर, इन सब की ट्रेनिंग्स होती है। इनको जब ट्रेनिंग मिलती है उन सब चीज़, तो स्टेप बाय स्टेप वो जो सर्कुलर डिज़ाइन हुआ रहता है उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स में से ये बच्चों के लिए भी होती है, बड़ों के लिए भी होती है, स्टूडेंट के लिए भी होती है, टीचर्स के लिए भी होती है, डॉक्टर्स के लिए, मतलब आप जिस भी सेक्टर में चले जाओ, ओवरऑल हर जगह पे ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर और आपको इलेबरेट करना सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पे, एम्पावरमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, ये सारी चीज़ें, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल वैल्यूज़ पे आप बात कर सकते हो। वो किस तरह से होती है और कहाँ पे होती है, उसको इलेबरेट कर दो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बस आपको ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, जितनी भी चीज़ें हम नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एजुकेशन। हर एक चीज़ नॉलेज मिल रही, वो एक पार्ट है एजुकेशन का, राइट। हम कुछ चीज़ें हमें सीखने मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका पहला आंसर पूरा रेडी हो जाएगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। बट मेक श्योर, मैं एक चीज़ लास्ट लेक्चर में भी बोली थी आप लोगों को, और अभी भी बोल रही हूँ, कि जब आप लिख रहे हो तो प्लीज़ अपने वॉच पे ध्यान देना। हर क्वेश्चन को 3 घंटे का पेपर रहेगा, 3 घंटे के हिसाब से हर क्वेश्चन को डिवाइड करना कि कितने कितने मिनट में, 15 मिनट्स में हो रहा है या 20 मिनट्स में हो रहा है। उससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को टाइम मत देना। आंसर लिखते रहो। इफ़ यू हैव टाइम, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर
तुम्हारा क्रॉस चेक हो गया, लिख के पूरा हो गया, सब हो गया, देन डू दैट थिंग्स, ओके। बट पहले मत करो, नहीं तो पता चला पहला लिख लिया, उसी में 1 से 1.5 घंटा निकाल लिया हमने, और ये होती है गलती। तो डोंट डू दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एक और बार आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शनल जो आता है ना, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि ऑप्शनल है, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में, बोल नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से मैंने ये भी आपको सॉल्विंग के साथ बता रही हूँ। फैमिली इज अ informal agency of education. Explain this statement with the suitable example. Explain the important function of family in contemporary Indian society. Family as an informal agency of education. अभी इसमें मैं आपको सब पॉइंट्स में नहीं बताऊंगी, सब पॉइंट्स आप गो थ्रू कर लीजिए, बट आपको ओवरऑल मैं बता रही हूँ, उसमें ये सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अभी फैमिली इनफॉर्मल एजुकेशन में कैसे आती है? डेफिनेटली आती है। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों का एजुकेशन बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होते से जो एक सेंस जो जहाँ से हमें बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, जो मम्मियाँ सिखाती हैं कुछ चीज़ें घर के सराउंडिंग में सीखते हैं हम, अपने रिलेटिव से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, हैंकी कैसे यूज़ करना है, मॉरल वैल्यूज़। और उसके बाद से सोशलाइजेशन, मतलब पब्लिकली हमें कैसे रहना है, रिलीजियसली हमें कैसे रहना है, इमोशनल सपोर्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, कब दिया जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चे फील भी करते हैं और वो सीखते भी। ओ अच्छा, मतलब राइट नाउ आई एम फीलिंग लो, अगर मम्मा ने मुझे कंसोल किया है या पापा ने किया है, किस जगह पे किया है, कैसे किया है, तो वो सारी चीज़ें कैच करते हैं बच्चे, कैच करते हैं। एंड देन वो अपने जो उससे जो जूनियर बच्चा रहेगा, भाई बहन या कोई भी रहे, नेफ्यू रहे उसका, जब वो बढ़, तो वो सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है बेटर वे में, उसके वर्जन में, बट वो करता ज़रूर है या करती ज़रूर है। सो दीज आर द लर्निंग फेज। मम्मा ये कर रही है, आप वो स्कूल चले जाते हैं और वो आके वो हर एक चीज़ बताएंगे। बहुत बार होता है कि मम्मा क्या करती है, दे डिस्कस विद देयर टीचर्स ऑल्सो, विद देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। नानी माँ क्या करती है, लाइक ग्रैनी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी क्या है, और सबसे बेस्ट, दूसरे बच्चे को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि किसी बच्चे को जाके ऑब्जर्वेशन करते बैठे, राइट। आपका चाइल्डहुड से लेके अभी तक का जो एक फेज है, या जो एक टीनेजर तक का फेज था, या फिर मैरिड से पहले तक का, या फिर इफ़ यू आर मैरिड देन ऑल्सो यू हैव बेबी और जो भी है घर में, उनको देखकर आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि इमोशनल सपोर्ट कैसे, एजुकेशनल सपोर्ट कैसे, मॉरल्स और एथिक्स डेवलपमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट क्या होता है, वो हर एक आइडेंटिटी फॉर्मेशंस कैसे होते, कैसे बच्चों को पता चलता है कि अब मुझे मेरे नाम से कोई जाना जाए, और हम बच्चों को ये सारी चीज़ें कैसे सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलैबोरेट करो, और सबसे बेस्ट तरीका कि अपनी खुद को ऑब्जर्वेशन में डालो कि आपका स्टार्टिंग कैसा था, आपका जो टीनेजर कैसा था, उससे पहले का फेस कैसा था, उसके बाद का फेस कैसा था। तो आप अपने ऊपर ही ये पूरी चीज़ें लिख सकते हो, किसी और को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल अगर लर्न करना है तो एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया है कि इजी वे में और सिंपल वे में ये नोट्स बनाऊं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएगा आपको। सक्सेस, प्रगति, ये सारे नोट, सक्सेस थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, प्रगति थोड़ी इजी रहती है, बट मैं आपको बोलूँगी टाइम वेस्ट उसमें करने से बेहतर है कि आप ये प्रिफर करें, समझें एंड जस्ट गो थ्रू। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है, पैसे वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस। टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस में क्या क्या आ सकता है? पहले तो सोशल चेंजेस क्या है, वो कैसे होता है, उसमें क्या होता है, हमें वो जानना रहता है। तो उसमें नॉर्म्स, वैल्यू, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर, सोशल चेंजेस अक्रॉस स्लोली ओवर टाइम, रैपिडली, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली,
ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करना है। देन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस टेक्निकली होता है, इकोनॉमिकली चेंजेस होता है, टेक्निकली कैसे चेंजेस हो सकता है। अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है और कम्युनिकेशन लेवल हमारा एज वी आर यूजिंग व्हाट्सएप वीडियो कॉल, फिर जूम पे हम जाते हैं, फिर बहुत सारे दूसरी चीज़ें जहाँ से हर जगह से कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। या फिर बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। आप ये सारी चीज़ें जो हमने स्कूल में पढ़े हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था, जो लॉकडाउन फेज में हुआ है, ये सारी चीज़ों को इसमें आप फिल कर सकते हो। इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम आते हैं, ग्लोबलाइजेशन लीड चेंजेस और इन सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके ट्रेडिशनल जॉब में और अभी के जॉब में क्या फ़र्क आया है इकोनॉमिकली, और उसके वजह से एम्प्लॉयज़ पे क्या इफ़ेक्ट आए हैं, वो हम मेंशन कर सकते हैं। कल्चरल और रिलीजियस मूवमेंट में क्या क्या हो रहा है, मूवमेंट वो बता सकते हैं। पॉलिटिकली फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें बताना है। इंडिया में करेंटली लाइक क्या हुआ था, जैसे कि हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। अबाउट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेशन चेंजेस जो रहता है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। और बहुत इजी है, ये बेसिक चीज़ें जो हम खुद स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या फिर हम इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखे होंगे। बहुत बार हम जो हमारी सीनियर टीचर्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो चीज़ें हमें देखने मिला होगा। अदर देन हमने खुद पढ़ा था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे भी कोई ना कोई टीचर इंटर्नशिप के लिए थोड़े टाइम के लिए आती, जिसे हम बुली करते थे तो उन सब उनका भी एक चीज़ें हमें एक दिमाग में आ सकता है। टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस में क्या आ सकता है, रेवोल्यूशनरी क्या आ सकता है, जित स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ सकता है, एवोल्यूशन क्या आया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में इसलिए जा रही हूँ, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ चीज़ें बस वो सिर्फ सब पॉइंट बोल रही हूँ, बिकॉज फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को समझना, सुनना भी, और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। What are the various issues related to the gender equality in school? Explain with the following points. जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल। अब जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, लड़कों और लड़कियों के रिलेटेड जो हम जब पढ़ते हैं कि यूजुअली सी दोनों भी चीज़ जो होती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस, ये लड़कों को भी करनी पड़ती है और लड़कियों को भी करनी पड़ती है। बस जो रेशो होता है ना, इसका डिफरेंस रहता है कि किसको कितना करना पड़ता है। यहाँ पे देखा जाए तो से अभी की जनरेशन जैसी है, माहौल जैसा हो गया है, कितना वायलेंट डेंजरस हो गया, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, इतना बुरा हो गया है कि बहुत बार पेरेंट्स डरते हैं कि हायर एजुकेशन दे कि नहीं, बहुत बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिर बहुत बार उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि लाइक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते, या तो फिर उनकी शादी होने हो जाती है, या तो पेरेंट्स बीमार है, या लाइक जो मॉम एंड ऑल होती है जो घर में काम करती हैं वो बीमार है, तो उनके लिए भी हमें बहुत बार सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ये चीज़ें। फिर बहुत बार ड्रॉप आउट रहते शादी वगैरह, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उस वजह से हाउस, तो ये सारी चीज़ों को लेकर मेजर रेशो में जो आती है लड़कियां ही आती है, उन्हें ही फिर एक वो पीछे हटना पड़ता। अब बहुत बार अभी भी मतलब मेंटालिटी चलती है कि लड़कियों को पढ़ाकर आप अगर सीरियसली किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और वहाँ के बच्चों से फीडबैक लेंगे, तो वहाँ से पता बहुत सारे बच्चे, एक तीन चार तो निकल ही जाते हैं ऐसे कि वहाँ उनके जो घर में सराउंडिंग, उनके जो सी जो घर की जो ग्रैनी वगैरह, उनकी थिंकिंग रहती है कि नहीं बेटा को तो आगे फिर कॉन्वेंट में या प्राइवेट स्कूल में डालना, बट तू सरकारी में पढ़। वाई? बिकॉज तू पराया धन है, तुझे कहीं और जाना है, एक्स वाई जेड। तो ये सारे चीज़ें, फिर लड़कियां ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, और बहुत सारे सिली डायलॉग्स रहते हैं जो मैं इसमें अभी ऐड नहीं करना चाहती हूँ, बट ये सारे रीज़न होते हैं लड़कियों के स्पेशली कि उनको ड्रॉप मतलब बैक होना पड़ता है, और एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है लड़कियों के लिए। तो बस ये इक्वालिटी है जो जेंडर्स के बारे में स्कूल में जो होते हैं। ओके,
come to the next question. Explain the concept of sustainable development, and explain the importance of sustainable development in age of globalization with for example. Okay, so हम डायरेक्टली ज़्यादा आगे नहीं जाकर environmental और economical स्टेबिलिटी एंड सोशल बीइंग एंड कल्चरल, इन चीज़ों पे ध्यान देना, ये पहली तो सब पॉइंट आपको याद रखना है। एनवायरमेंटल में क्या हो सकता है? प्रोमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में ये हो सकता है जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्लास्टिक यूज़ होते हैं और एक्सवाइजेड चीज़ होते हैं, बट अभी धीरे धीरे करके थोड़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हम जा रहे हैं कि पोल्यूशन को थोड़ा कम करें, बिकॉज ऑलरेडी हमारे झाड़ वगैरह कट कट के सब लोग अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। और पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन होता है, तो अभी इलेक्ट्रिक बाइक निकल गई, इलेक्ट्रिक कार निकल गई, और बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में दिख जाएगी। सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। अभी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस समय क्या होने वाला है? तो डेवलपमेंट में जो इको फ्रेंडली बिजनेस हो प्रोवाइड किया जाता है, जॉब किया जाता है, प्रिवेंटिंग द एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली चीज़ जो केमिकल बेस्ड ना हो, ऐसी चीज़ों पे हमें काम करना है। सो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू ऑल्सो, फॉर एनिमल ऑल्सो, फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। सोशल वेलबींग में क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी जैसे कि अभी का बताऊँ तो जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया कि बहुत जगह पे सिर्फ आपको एक कूपन वगैरह कट करने के लिए 10 रुपीज़ लगता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि उनको लाइक फ्री में हेल्थ केयर मिला। अगर हायर लेवल की कोई चीज़ रहती है, वो जो बहुत एक्सट्रीम रहती है, वहाँ पे भी कंसेशन रहते हैं उनके लिए। फिर बच्चों के लिए ले लो, तो इससे पहले आई थिंक सो किसी इसमें लेक्चर में मैंने बताई थी आप लोगों को कि आरटी जो गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है जो लॉन्च हुआ था 2009 में, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था लाइक 2010 में अप्रैल की 1 तारीख से, कि लड़का हो या लड़की, उनको 14 साल की एज तक फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। टिल 8th स्टैंडर्ड तक प्रोबेबली फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें सोशल वेलबींग में आ जाती है। कल्चरल में आपको थोड़ा देखना है कि टूरिज़्म एंड ऑल पे हमारे जो पब्लिक कैसे अट्रैक्ट होती है, जो बाहर से आती है, और हेरिटेज जैसी चीज़ें जो होती है, जैसे कि हमारी जैसे हेरिडिटी मीन्स व्हाट, जो जेनेटिकली चीज़ें आती है और वो पास ऑन होती रहती है, तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हिस्टोरिकल चीज़ हो गई, हमारे इंडिया में बहुत जगह पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जिसको टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, अब ये लोग देखने भी आते। 7 वंडर में से भी एक है हमारे इंडिया का भी मोस्ट ब्यूटीफुल ताजमहल है। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसका इकोनॉमिकली बेनिफिट्स कैसे हो रहा है इन हमारी कंट्री को, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी 4 आंसर फॉलोइंग। ओके, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आता है एजुकेशन में, स्किल सीखते हैं हम। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन से आप है ना बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दैट विल बी मोर इजी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। बिहेवियर वाइज, एटीट्यूड वाइज, स्किल वाइज, इमोशनल सपोर्ट्स, जितनी भी है ना, सब में से थोड़ा थोड़ा काट काट के इसमें डाल दो, बेस्ट आंसर बन जाएगा। ओके, अब बोलेंगे मैम ऐसा बता रहे हैं कैसे चलेगा, तो ये सही चीज़ बता रही हूँ आपको कि शॉर्टकट में और चीज़ें कैसे आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए। राइट एनी 4 ऑब्स्टिकल इन सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस किस तरीके का? कल्चरल होता है, इकोनॉमिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, रिलीजियस वाइज होता है। राइट, तो इनके चार मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के साथ दिया है, उसको एक बार गो थ्रू आप कर लीजिए और
इंशाल्लाह आपको इजी जाएगा। मैंने बहुत कोशिश किया है कि जितने इजी वर्ड्स में दे सकूँ मैंने की हूँ आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स का डिफरेंस क्या है, वो मतलब मेल एंड फीमेल का रेशियो एंड ऑल, ये सब हमें बताता है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, सच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं, और उसके बाद द सोशल रूल्स, बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट कैसे मिलता है, मतलब मर्दों को और औरतों को इक्वली सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, हमें बस ये बताना है उसमें। ओके, नथिंग एल्स। तो ये थोड़ा इजी जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन, नहीं ये तो हो गया अभी। ओके, उसके बाद है हमारा राइट द फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 NEP। जैसे कि इससे पहले मैं NEP के रिलेटेड ही बात कर रही थी आपसे, वही चीज़ें हमें यहाँ पे बताना है। एजुकेशन का प्रमोशन, इक्वालिटी का, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन का, ये सारे आंसर्स आपको ऊपर के आंसर्स में मिल जाएंगे। और अभी जैसे कि पहला वाला जो है उसमें पहले पॉइंट में मैंने अभी जस्ट बताया RT के बारे में कि 14 एज तक, 14 साल तक के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें तो आपको वो सब मेंशन करना। वोकेशनल ट्रेनिंग का, वोकेशनल एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी के बारे में अभी भी बताया था आपको। ओके, अभी नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब ई पे आते हैं। राइट द एजुकेशन थॉट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विजन क्या था, उनका क्या मानना था इक्वालिटी को लेकर, और उनका सपोर्ट आइडिया ऑफ एजुकेशन क्या था, वो किस तरीके से प्रमोट करते थे चीज़ें को, और वो अवेयर कैसे करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना है एक शॉर्ट में, और उसको इलेबोरेट कर लो। फिर डॉक्टर बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा लिख दो उसमें। उनकी जयंती जैसे कि अभी इसी मंथ में है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब की जयंती आती है, और जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस रैली वगैरह निकालते हैं फॉर एक रिस्पेक्ट के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने सोसाइटी के लिए स्पेशली फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, तो ये हमें मेंशन करना है। तो इंशाल्लाह ये सब आप कर लोगे ना, तो एग्जामिनर बस इतना चेक करता है इसको कितनी नॉलेज है, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते वो फ्रेम करना, और हर एक चीज़ को ना डायग्राम में ड्रॉ करते जाओ, डायग्राम में ड्रॉ करते जाओ, क्योंकि हर एक पॉइंट आपका ना, आप पॉइंट्स में लिखो या डायग्राम में करोगे तो स्पेस ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट। क्योंकि आपको किसी भी हालत में 3 पेज आपका होना ही चाहिए। ओके, 3 पेज कैसे भी करना है, डायग्राम में बनाते जाओगे 3 पेज ऐसे हो जाएगा, एक आंसर के लिए 3 पेज, एक आंसर के लिए डायग्राम जैसे करोगे वो बड़ा बड़ा होते जाता है, 3 पेज हो जाएगा। टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को कि अरे 3 पेज कैसे करूँ, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद है लास्ट वाला जो है, राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द जेंडर प्रायोरिटी। अभी ये डिफरेंस एक्ट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 42। इन सब को एक बार देख लो। आर्टिकल 14 लॉ बताता है, आर्टिकल 15 जो है बेस्ड ऑन द इक्वल लाइक जेंडर एंड इक्वालिटी, सेक्स रेशो एंड ऑल, ये बताता है। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड आर्टिकल 39A में है वुमेन्स एंड मेन का इक्वल एस्पेक्ट कैसे है पब्लिकली, और वो सारी चीज़ें बताना है। वर्किंग एज अ बी, आर्टिकल 42 में इंश्योर किया जाएगा फेयरनेस ऑफ ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, लाइक चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या फिर लो क्लास के हो या हाई क्लास के हो, लो कास्ट के हो या हाई कास्ट के, इन सभी के लिए किस तरीके का लाइक फेयरनेस होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें, और प्लीज़ छोड़ो मत। और एक और टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी, जब हम पेज खोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो मार्जिन का जो रहता है, मार्जिन और साइड वाला जो रहता है, बस उतना लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और पेंसिल से करना है। सबसे आपका पेज को शॉर्ट करना है, और पेज फिल होना चाहिए दोनों साइड,
राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड जो आपके मार्जिन की जो लाइन है ड्रॉ कर दो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। वो कंप्रेस हो जाएगी साइज एंड देन आपका पेज भी कवर हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड आई होप ये आपको काम आ जाए। और मैं ये भी वीडियोस अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना के भेज दूँगी। जो पॉसिबिलिटी है या तो फिर मैं खुद लेक्चर में आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसका एक शॉर्ट रिव्यू दे दूँगी कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसा-ऐसा है। सो गो थ्रू कर लेना। ओके, सो चलो सी यू सून, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।